नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कर्म का फल। रात के 1 बजे दिनेश जी रसोई में डब्बे खोल खोल कर देख रहे थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। दिनेश जी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। किसी भी डिब्बे में उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। दिनेश जी वापस जाकर खुले आसमान के नीचे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। भूख के मारे नींद तो आ नहीं रही थी, तो कभी लेट जाते हैं तो कभी फिर से उठकर बैठ जाते हैं और जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि बहू बेटे तो अंदर कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। गर्मियों के मौसम में दिनेश जी के कमरे में पंखा भी नहीं लगा था, इसीलिए वह खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछा कर ही सो रहे थे। कल रात में बहू बेटे अपने ऑफिस की पार्टी में गए थे, तो खाना पीना भी उधर से ही खा कर आए थे। दिनेश जी के लिए सुबह ही 4 रोटियां रख कर गए थे और दिनेश जी से कह कर गए थे कि रात को बची हुई दाल के साथ रोटी खा लेना। दिनेश जी को तो सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह को खाने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और कह दिया कि ठीक है, मैं खा लूँगा। बहू बेटा के जाने के बाद दिनेश जी अपनी छड़ी उठाकर बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गए। रात को जब दिनेश जी को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रसोई घर में गए, लेकिन उधर जाकर देखा तो बिल्ली रोटियां खा रही थी और दाल को फैला दिया था। अब तो घर में दिनेश जी के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रात को 10 बजे के बाद बहू बेटे अपने ऑफिस की पार्टी से वापस आए, लेकिन दिनेश जी की अपनी बहू से इतनी रात को कुछ खाने को बनाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए चुपचाप से अपने चारपाई पर बैठे रहे और बहू बेटे आराम से अपना एसी चला करके कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दिनेश जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए रसोई में डिब्बों को खंगाल रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से के साथ दिनेश जी की आंखें खुल गई। देखा सामने रसोई में बहू प्रियंका नाश्ता बना रही थी। नाश्ता देखकर दिनेश जी खुश होने लगे कि चलो आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर में प्रियंका दिनेश जी को 1 कप चाय लेकर आई और बोली, जल्दी से चाय पीकर पूरे घर को साफ कर दीजिए और रसोई में जो बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ कर देना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। जल्दी से हाथ पैर चलाओ और सारे घर को साफ सुथरा कर दो। ज़रा सी भी देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उनके सामने काम करके मुझे यह जताने की कोशिश करोगे कि मैं घर के सारे काम तुमसे करवाती हूँ। बेचारे दिनेश जी बहू की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप गरम चाय पी गए और अपने पेट की आग को गरम चाय से बुझा दिया। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और रसोई के सारे बर्तन साफ करने के बाद दिनेश जी अपनी बहू से बोले, बहू अब तो घर का सारा काम हो गया है,
बहू बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ नाश्ता बन गया हो तो खाने को दे दो। रात की रोटियां तो बिल्ली खा गई थी, इसीलिए बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, गर्मा गर्म नाश्ता देकर झूठ बोलने लग गए हो। 4 रोटियां खाकर सोए हो और सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता देखा नहीं कि बस मुझे ही बुद्धू बनाने आ गए कि रोटियां बिल्ली खा गई। आपको झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती। अभी तुम्हें कोई नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक मेरे मायके वाले आकर नाश्ता नहीं कर लेते। कहीं उनको नाश्ता कम न पड़ जाए। अगर कुछ बच जाएगा तो बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। और अब इधर मेरे सर पर मत खड़े रहो, जाओ अपने कमरे में बैठो। और जब मेरे मायके वाले आए तो बार बार घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में एक जगह बैठे रहना। दिनेश जी बहू की कड़वी बातों को सुन करके अपने कमरे में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि अपने बेटे से क्या कहूँ। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है। उसे तो अपने बूढ़े बाप की तकलीफ़ दिखाई ही नहीं देती। मैं तो अपने बेटे के लिए किया था, लेकिन मेरा बेटा तो मुझ जैसे भूल ही गया है। अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है। कभी अपने बूढ़े बाप से नहीं पूछता है कि तुमने ठीक से खाना खाया या नहीं खाया, तुम ठीक हो या नहीं हो। उल्टा मुझ पर ही चिल्लाता रहता है। मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया था। अरे था ही क्या मेरे पास, बस 2 कच्चे कमरों का घर था जिसमें एक बहुत बड़ा आंगन था और एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे मेहनत करके मैंने उस दुकान को बड़ा किया। 10 साल मेहनत करने के बाद मैंने उस छोटी सी दुकान को शोरूम में बदल दिया था और अपने कच्चे घर की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवा दिया था। साथ ही साथ मैंने अपने बेटे को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई ताकि मेरा बेटा भी एक अच्छा व्यापारी बन सके। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बेटा नवीन मेरे साथ ही दुकान पर बैठने लगा। तब तो मेरी पत्नी भी थी। सही समय पर मेरे बेटे नवीन की शादी भी हो गई और बहू भी घर में आ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब तक पत्नी साथ थी तब तक तो घर में सब कुछ बहुत बढ़िया था। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मुझे कुछ खाना पीना होता था तो मैं अपनी पत्नी से कह देता था, वह मेरे लिए बना देती थी। मेरे सारे काम मेरी पत्नी ही करती थी। मैंने कभी घर के काम नहीं किया, सिर्फ मैं अपनी दुकान पर बैठता था और अब पत्नी घर को संभालती थी। लेकिन मेरी पत्नी के जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही पलट गई। बहू बेटे का व्यवहार बदल गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा कर लिया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। एक कमरे में मुझे बिठा दिया और कहीं आने जाने से मना कर दिया। और एक दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो बेटे ने दुकान से ही निकाल दिया और कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, तबीयत भी खराब रहती है, अब काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान को मैं संभालूंगा और मैं दुकान को बहुत अच्छे से संभाल भी रहा हूँ। तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी पूरी दुकान पर कब्जा जमा लिया। अब तो मेरे पास खर्चा के लिए भी पैसे नहीं होते थे और बेटा भी
कहीं 1 रुपए खर्च करने के लिए नहीं देता था और घर में बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। दुकान के काम करने के लिए तो मैं बूढ़ा हो गया था, लेकिन बहू घर के सारे काम करवाने लगी। पूरे घर की झाड़ू लगवाती है और सारे जूठे बर्तन मुझसे ही धुलवाती। अगर मैं कुछ कहता तो घर में कलह कलेश कर देती। इसी कलह कलेश की वजह से मैं चुप रहता और चुपचाप काम करता रहता। दिन पर दिन बहू और बेटे का व्यवहार और भी खराब होता जा रहा था और मैं और भी बूढ़ा होता जा रहा था। लेकिन मेरे बेटे बहू को मुझ पर जरा सा भी दया नहीं थी। मेरे बेटे को भी एक बेटा हुआ जो बड़ा होकर बाहर पढ़ने चला गया। जब मेरा पोता छोटा था तो मेरा अपने पोते के साथ मन लगा रहता था। उससे बातें करता था, उसे कहानी सुनाता था। शाम को उसके साथ पार्क में खेलने भी जाता था। लेकिन मेरे बेटे ने पोते को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया और जब से मेरा पोता गया है तब से तो मेरा इस घर में दिल ही नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, भगवान ने ज़िंदगी दी है तो जीना तो है ही। मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में। पोते के सामने बहू मुझे घर के काम नहीं करवाती थी, लेकिन उसके जाने के बाद सारे काम मुझसे ही करवाने लगी। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी और दिनेश जी अपनी यादों के भंवर से निकलकर बाहर आ गए। वह समझ गए कि बहू के मायके वाले आ गए, लेकिन बाहर निकलकर नहीं देखे क्योंकि बहू ने बाहर आने से मना किया था। बहू अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में बैठी हंसी ठहाका करती रही। 2 घंटे तक सब बातें करते रहते हैं और दिनेश जी बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब सब लोग खाना खाएं। उसके बाद उन्हें भी कुछ खाने को मिले। थोड़ी देर में सभी लोग अपने कमरे से निकल करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अब तो दिनेश जी का पेट भी भूख के मारे सूख कर कांटा हो गया था। वह पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जग में पानी नहीं था। तो वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गए तो बहू की माँ बोली, अब तेरे ससुर दुकान पर नहीं जाते हैं क्या? नहीं माँ, दुकान पर जाकर क्या करेंगे? कुछ काम धाम तो कर नहीं पाता है बूढ़ा। बूढ़ा हो गया है ना, पूरी दुकान का काम धाम तो मेरे पति ही संभालते हैं। बूढ़ा तो पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत कुछ काम धाम मैं उससे करा लेती हूँ, उसी के हिसाब से खाने के लिए देती हूँ। मुफ्त का थोड़ी न खिला दूँगी बूढ़ाऊ को। दिनेश जी बहू की बातों को सुन रहे थे। बहू की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बहू ऐसे कैसे कह रही है जैसे मैं उसका खा रहा हूँ। अरे यह घर मेरा भी तो है और दुकान भी मेरी है, लेकिन बहू ऐसे बता रही है जैसे उसका कुछ ना हो। अचानक से दिनेश जी के हाथों से पानी का जग छूटकर नीचे गिर गया और पूरी रसोई में चारों तरफ पानी फैल गया। खाने में भी पानी मिल गया तो बहू भागकर रसोई में आई और पूरी रसोई में पानी पानी देखकर बुरी तरह तमतमाते हुए दिनेश जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम रसोई में क्या करने आए हो? मैंने बोला था अपने कमरे में बैठो। पूरी रसोई गंदी करके रख दी। अब चलो इसको साफ करो। बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया और बोला, पता नहीं
क्यों पूरे घर में इधर से उधर घूमते फिरते हो? एक जगह बैठा नहीं जाता क्या? जब काम नहीं होता है तो रसोई में जाकर क्या कर रहे थे? फिर खाना खाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। दिनेश जी अपने लिए खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो पूरी रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। दिनेश जी बहू को आवाज़ देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, कल से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूख लग रही है। बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए बोले, आज तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आज तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। जाकर अपने कमरे में लेट जाओ। अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा और बहू की इस तरह की बातें सुन करके दिनेश जी अंदर से पूरी तरह से टूट गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे, लेकिन उनसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने गमछी को अपने पेट में बांधकर, अपनी छड़ी उठाकर, अपने बचे हुए कुछ पैसों को लेकर घर से बाहर निकल गए। बहू बेटे ने उनको जाते हुए भी देख लिया, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। दिनेश जी अपनी जेब में देखते हैं, तोड़ जोड़ कर 500 रुपये पड़े थे। वह सोचने लगे कि इन 500 रुपये से क्या कर सकते हैं। भूख बड़ी जोर की लग रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने 20 रुपये के कुछ खाने को लिया और अपने पेट की भूख को शांत की। दिनेश जी हमेशा सही एक सफल व्यापारी रहे हैं, तो उनका दिमाग भी एक बिजनेसमैन का ही था। 500 रुपये लेकर दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे उनका पेट भरता रहे। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बचे हुए पैसों से भुने हुए पापड़ के पैकेट खरीदते हैं और उन पापड़ के पैकेट को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचने लगते हैं। शाम तक उनके सारे पापड़ के पैकेट बिक जाते हैं और उनका 100 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। पहले दिनेश जी ने खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो कुछ खाने को देने वाली नहीं है, और घर वापस आ गए। अब तो दिनेश जी रोज़ यही करने लगे। उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं थी। दिनेश जी बुढ़ापे में भी मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे थे। उन्होंने हमेशा मेहनत करके ही पैसा कमाया था। सुबह घर के सारे काम करने के बाद दिनेश जी 4-5 घंटे के लिए पापड़ बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल जाते। बहू बेटा भी उनसे कभी कुछ नहीं पूछते कि तुम इतने समय के लिए कहाँ जाते हो। उनके लिए तो और अच्छा था कि चलो बूढ़ा घर से गया। दिनेश जी के पास अपने खर्चा उठाने के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाते। उन्हीं पैसों से वह भर पेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। 6 महीना बीत जाने के बाद एक दिन दिनेश जी का पोता सोनू अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद ट्रेन से अपने घर वापस आ रहा था। तभी रेलवे स्टेशन पर उसकी नज़र अपने दादाजी पर पड़ी कि उसके दादाजी एक बड़ी सी टोकरी में पापड़ लेकर बैठे हैं और बेच रहे हैं। ले लो बच्चों चिल्ला रहे हैं और उनका पसीना आ रहा था, तो अपने गमछा से पोंछ लेते। दिनेश जी का पोता सोनू उनके पास आया
और नज़दीक आकर देखने लगा कि यह तो सच में उसके दादाजी ही हैं। वह दादाजी के पैर छूता है और उसके गले लगकर पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो दादाजी, और आप पापड़ क्यों बेच रहे हो? इतनी उम्र में भी आपको पापड़ बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दादा मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने आपको ऐसा करने से रोका नहीं क्या? अरे अब तो आप इतने बूढ़े हो गए हो, पूरी उम्र आपने काम किया है, अब आपकी उम्र बैठकर खाने की है और इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। अपने पोते सोनू की बातें सुनकर दिनेश जी फूट फूट कर रोने लगे और अपनी सारी बातें पोते को बता दी। सोनू अपने माता पिता की ऐसी करतूत सुनकर दंग रह गया। सोचने लगा कि वह अपने माता पिता को सबक सिखा कर रहेगा। उन्होंने मेरे दादाजी के साथ गलत व्यवहार किया है। सोनू ने अपने दादाजी के लिए एक होटल में कमरा बुक करा दिया और उसने अपने दादाजी के खाने पीने की सारी चीज़ रख दी और कहा कि आप इधर आराम से रहिए, मैं रोज़ सुबह शाम आपसे आकर मिलता रहूँगा। आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस कमरे में रहो, खाने पीने का सारा सामान आपको मिलता रहेगा। उसके बाद सोनू अपने घर आया। घर आते ही उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा दादाजी कहाँ हैं? घर में दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए होंगे, इधर ही कहीं फालतू का डोल रहे होंगे, कुछ काम धाम तो करते नहीं, बस घर में पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहते हैं। यह सब माँ की बात को सुनकर सोनू आश्चर्यचकित हो जाता है कि माँ दादाजी के बारे में किस तरह की बातें कर रही है। पापा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रह गए। 2 दिनों तक दिनेश जी घर नहीं आए, लेकिन सोनू के माता पिता को अपने बूढ़े पिता के घर न आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 4 दिनों बाद सोनू अपने दादाजी के साथ कचहरी पहुंच गया और अपने माँ बाप के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। वकील के हाथों अपने माता पिता को एक नोटिस भिजवाया। जब दोनों बेटा बहू उस नोटिस को पढ़ते हैं तो उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं और दोनों ही घबरा जाते हैं। 4 दिनों से पिताजी घर नहीं आए हैं और उनकी इतनी हिम्मत कि हमें कोर्ट का नोटिस भेज दिया कि यह घर खाली कर दे और दुकान भी खाली कर दे, क्योंकि यह घर और दुकान उनका है, उन्होंने खरीदा है और उन्हीं के नाम है। इस पर बेटे बहू का कोई हक नहीं है। दोनों बेटे बहू दिनेश जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगे। वह इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन दिनेश जी उनको कहीं नहीं मिलते हैं। सोनू घर में बैठा बैठा अपने माता पिता के सारे व्यवहार को देख रहा था। 1 हफ्ते बाद जब दोनों घर और दुकान को खाली नहीं करते हैं तो दिनेश जी सोनू के कहने पर वकील के साथ घर आ जाते हैं और बेटे बहू से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि तुम दोनों मेरे घर को खाली कर दो, यह घर मेरा है। अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। बेटा बहू तो दिनेश जी की बातों को सुन करके आग बबूला हो गए और बेटा अपने पिता की तरफ आगे बढ़ता हुआ उनको कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नोटिस भेजने की? लेकिन वह इससे आगे कुछ कह पाता कि पोता बीच में आकर अपने दादाजी को साइड से खड़ा कर दिया और सामने आकर बोला
कि दादाजी वही तो मांग रहे हैं जो उनका है। आपसे तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। मुझे सब पता है आप दोनों ने दादाजी को कितना परेशान किया है। उनको 2-2 दिनों तक भूखा रखा है। अरे यह दुकान भी दादाजी का है और यह मकान भी दादाजी का है। आप लोगों ने सारी चीज़ लेने के बाद भी उनको 2 वक्त का खाना नहीं दिया। कैसे बेटे बहू हो? मुझे तो शर्म आती है आप दोनों पर कि आप दोनों मेरे माता पिता हैं। यह सब बात सुनकर दोनों पर घड़ों पानी पड़ जाता है। अब तो उन्हें अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। आपको पता भी है पिताजी कि दादाजी बाहर रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचते हैं। आपकी वजह से मम्मी दादाजी को ठीक से खाना नहीं देती, इसीलिए दादाजी अपना पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचते हैं। अगर आपको बुढ़ापे में मैं भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं, दुकान घर को छीनकर आपको भूखा रखूं, तो आपको कैसा लगेगा? बात को बिगड़ता देखकर बेटा बहू दोनों दिनेश जी के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, गलती हो गई। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप घर पर आराम से रहिए। हम आपको अच्छे से खाने पीने को भी देंगे और घर का कोई काम भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब हम दोनों को अपना बुढ़ापा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोनों बेटे बहू दिनेश जी के हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। दिनेश जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो घर चाहिए और ना ही दुकान। बस इतना चाहिए था कि बहू उनका घर पर उनके अच्छे से देख रेख करे और कोई ताना ना दे, घर में कलह कलेश ना करे और भर पेट खाने को दे। इससे ज़्यादा दिनेश जी को कुछ चाहिए भी नहीं था। सोनू अपने माता पिता को चेतावनी देता हुआ कहता है कि अगर मुझे जरा सा भी शिकायत आप दोनों की मिली तो यह आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। दादाजी को घर पर अच्छे से रहे। यह घर और दुकान सब कुछ दादाजी का किया हुआ है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उन्हीं की प्रॉपर्टी उन्हीं से छीनकर उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाया। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो माँ सबका आना है। आज दादाजी बूढ़े हैं, कल आप लोग बूढ़े होंगे। अपना भी भविष्य आप सोच कर चलिए। दोनों अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं। अब घर में सब अच्छे से रहने लगे। बहू दिनेश जी का खूब अच्छे से ख्याल रखने लगी, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का। और दिनेश जी अब अपने ही घर में बड़े शान से रहने लगे। अब उन्हें पापड़ बेचने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं थी। सोनू अपने दादाजी के गले लग जाता है और कहता है कि दादाजी, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कह देना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और इसी शहर में मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ आइडिया भी आपसे लेता रहूँगा। दोनों दादा पोते खिलखिला कर हंस पड़े। हाँ बेटा, अपने पोते की मैं पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। और हाँ, हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।